ओके बेटा, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। बहुत आसान है, बहुत अच्छा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल इसमें 13 टॉपिक्स हैं। एक है इंट्रोडक्शन, पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वंस अगेन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से क्या आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, thermodynamic state variable, equation of state, thermodynamic process, heat engines, refrigerators and heat pumps, second law of thermodynamics, reversible and irreversible process and Carnot engine आखिरी में। स्टेट बोर्ड में एक और चीज इसमें एडेड है लास्ट में, वेरी लास्ट में, वो है स्टर्लिंग इंजन। स्टर्लिंग इंजन भी एक एडेड है और हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे एट द वेरी लास्ट। और ये जैसा एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स है आपके पास सभी के पास, तो इसीलिए इसमें स्टर्लिंग इंजन के बारे में मेंशन नहीं है। ओके बेटा, अब ऐसा है कि एक चीज मैं बता दूं कि न्यू एनसीईआरटी जो आई है, सब लोग इधर ध्यान दीजिए मेरी बात पे, जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें ये पार्ट 13.9, 13.10 एंड 13.13 ये नहीं है। जैसे इस साल भी ये पार्ट डिलीटेड है, मगर स्टेट बोर्ड में बाकायदा है और वो इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टेट बोर्ड में, उसमें अच्छे बड़े बड़े डेरिवेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको वैसे तो लेना ही पड़ेगा। मगर आगे ध्यान में रखिए कि जैसा हम जब फोकस करें अपने प्रैक्टिस पर, तो इस पर भी फोकस करना है, मगर इतना नहीं, क्योंकि हो सकता है ये आगे जाके डिलीटेड हो जाए, जिसके हाईली चांसेस है, क्योंकि इससे पिछले साल भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है, तो आगे साल भी हो सकता है तुम्हारे वक्त भी डिलीटेड हो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर स्टेट बोर्ड के लिए, उसके न्यूमेरिकल्स के लिए उसको तो देखना तो पड़ेगा ही। और जैसा आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। असल में क्या था, थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर कई सारे राज छुपे हुए थे। उसने बोला हीट ट्रांसफर, हमने बोला होगा एक, पता चला उसमें कंडक्शन अलग है, कन्वेक्शन अलग है, रेडिएशन अलग है। कंडक्शन को पढ़ाने के 3-4-5 दिन लग गए थे, रेडिएशन के लिए 3-4 दिन लग गए थे। तो इसका ऐसा नहीं है, जो बोल रहा है उतना ही है, बस इतना ज्यादा डिटेल में इसके टॉपिक्स नहीं है। तो इसका बहुत ज्यादा हुआ तो 1.5 हफ्ता बहुत हो गया, इससे ज्यादा वो नहीं लेगा, 8-10 दिन लेगा बस, इससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट से। और पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा मैं। अगर आपने नोटिस किया होगा आपके जो नोट्स है पूरी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन है, उसी को मैंने बाकायदा डिकोड किया, उसको सेपरेट किया है कि अब अगर एनसीईआरटी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना सारा क्या दिया हुआ है। जैसे आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो ये बड़े बड़े पैराग्राफ नजर आएंगे आपको, है ना, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर, न्यू वाले में नहीं। न्यू एनसीईआरटी में तो छोटा कर डाला उससे, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा 2-2 पैराग्राफ है, यार क्या लिखा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो उसने एनसीईआरटी में दिया है मैंने उसी को सेग्रीगेट कर डाला, ये पार्ट में क्या बोलना चाह रहा था, वो पार्ट में क्या बोलना चाह रहा था, उसके बारे में हम लोग ने देखा है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में जिसमें 13.1.1 ये क्या है बेटा, ये है जनरल ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में, सॉरी, जनरल ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस चैप्टर, माय मिस्टेक, प्रीवियस चैप्टर। फिर उसके बाद 13.1.2 में वो आएगा क्लासिकल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ हीट, क्लासिकल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ हीट। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा होना चाहिए था वो। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। और फिर लास्ट पार्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो भैया ये हमारे पास ये पर्टिकुलर आपका जो पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से बटा हुआ है।
बोले हम लोग ने पिछले पार्ट में क्या स्टडी किया था? पिछले पार्ट में हम लोग ने स्टडी किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने मैटर का थर्मल प्रॉपर्टी, हीट रिलेटेड प्रॉपर्टी स्टडी किया था। हमने ये देखा था कि भैया टेम्परेचर क्या होता है, हम लोग ने देखा था टेम्परेचर क्या होता है। किसी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या क्या लगता है आपको, किसी मैटर में हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या लगता है आपको। तो यहां हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था। मगर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहां हमारे बारे में किस चीज को लेकर स्टडी होने वाली है। तो हम यहां पर ये स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से हीट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, किस तरह से हीट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और कैसे हम हीट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर वर्क, वर्क के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वो देखने वाले हैं। फिर एक यहां पर अगला जो पैरा में या अगले पॉइंट में हमारे पास आया है, क्लासिकल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ हीट। क्लासिकल व्यू बोले तो क्या होता है, क्लासिकल बोले तो क्या होता है ना, आपने सुना है क्लासिकल म्यूजिक, जैसी अपन क्लासिकल म्यूजिक बोलते थे पैं पैं पैं, है ना, ऐसी म्यूजिक अपने कहाँ आ जाती इमेजिनेशन में। मॉडर्न व्यू तो बोले धाम धूम धम धड़ाधम, है ना, इस तरह से कुछ आ जाता है। अब क्लासिकल मीन्स क्या होता है, ओल्ड, है ना, और मॉडर्न दो शोर शराबा तो वही ऐसा है कि क्लासिकल व्यू ऑफ हीट मतलब पुराना ओल्ड विजन क्या था, पुराने लोग क्या सोचते थे हीट के बारे में। अब तुम जान के हैरान होंगे कि बहुत ही गजब सोचते थे। लोगों के मुताबिक, पुराने लोगों के मुताबिक हीट क्या था, वो ये बोलते थे वो छोटा एक लिक्विड है, जो इनविजिबल लिक्विड है, जो मैटर के पोर्स में है ना, इनविजिबल लिक्विड है जो मैटर के पोर्स में है। और जब अपन किसी बॉडी को घसते हैं या फिर हम लोग देखते हैं एक गर्म बॉडी और एक ठंडी बॉडी कांटेक्ट में आती है ना, तो हमको मालूम है गर्म बॉडी ठंडी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। तो उनका यह मानना था कि भैया कि ये लिक्विड होता है जिसका नाम उन्होंने दिया था कैलोरिक, है ना, लिक्विड होता है, हीट को क्या बोले थे उन्होंने, लिक्विड, जिसका नाम क्या दिया था, कैलोरिक। ओके, तो कैलोरिक जो है ये एक लिक्विड होता है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है, ऐसा मानना था पुराने लोगों का। मगर जाहिर बात है ये बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही वाहियत, बहुत ही बकवास एक किस्म का अजम्पशन है। हम लोग जानते हैं आज के जमाने में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। और उस वक्त भी जो थोड़े थिंकर्स थे या सोचने वाले थे, जो थोड़ा बहुत ब्रॉडली सोचा करते थे, साइंस में बिलीव करते थे, उन्होंने जब बोला कि भाई ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर एक साइंटिस्ट बोलना गलत हो जाएगा, एक पर्सन का नाम हमारे सामने आता है, बेंजामिन थॉमसन। बेंजामिन थॉमसन, जिनको क्या कहा जाता है, काउंट रमफोर्ड, यही नाम है ना उनका। इन द ईयर 1798 वो कैनन की ड्रिल कर रहे थे। कैनन क्या होता है, तोप, है ना, तो कैनन को तोप बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोहे का एक बार लेते हैं, मान लो कि ये लोहे का एकदम आपने बार लिया, यहाँ कैनन बना रहे, और उस जमाने में एक छोटा सा ड्रिलिंग मशीन जैसा बनाते थे। अब आजकल आप देखते होंगे वो ड्रिलिंग मशीन, है ना, अपने जो होल करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं मशीनरी, है ना, जो चालू करके आगे पीछे होल कर डालते हैं। मगर ये अब क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी द्वारा अपन बोल सकते चला रहे, अपन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चला रहे, है ना। मगर वहां पर उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी थी, बात चल रही है 1798 की। तो उस वक्त क्या करते थे, घोड़ों को दौड़ाते थे। एक नीडल रहता था, नीडल को तो बारीक सी नीडल नहीं थी वो, एक बड़ा अच्छा खासा कॉनिकल शेप का। और यहां पर क्या करते थे, या इस तरह से आप क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे, यहाँ पर एक घोड़ा रहेगा और यहाँ पर एक घोड़ा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा गोल 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 घूमते रहेंगे। इसके ऊपर एक प्रेशर रख देंगे, अच्छा खासा वजन रख देंगे, और उसके वजन से फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना, ये छेद होता चला जाएगा। ये उस जमाने में कैनन दो तोप के अंदर जो होल करते थे इस तरह से बनाया जाता था, क्योंकि भैया वो कैसे एक यूनिफॉर्म बॉडी का बनाना जरूरी था, अलग अलग पार्ट्स लाके जोड़ नहीं सकते, है ना। आप तुम खुद सोचो तोप के अंदर क्या होता था, यहाँ पर जब ये होल हो जाता था अंदर ऐसा, है ना, तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल देखूं, अगर मैं ये पूरा सील रहता था पीछे से, और यहां पर एक छोटा सा छेद होता था, यहां से पहले तो बारूद डालते थे आप कुछ, और फिर यहां पर एक गोला होता था आपका डायमीटर इसकी साइज के हिसाब से, एक बत्ती लगती थी, है ना,
और फिर उसके बाद आप यहाँ जलाते थे, वो जलते 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 जाता था और ये जाके बारूद को जलाता था और एकदम ब्लास्ट होता था, धप करके बड़ा ब्लास्ट होता था। अब ब्लास्ट होता तो एकदम हाई प्रेशर एक गैसेस जनरेट होती थी। अब ये छोटा छेद जो है इधर का छोटा है, वहां से नहीं आ सकता, तो वो आगे यहाँ से निकलने की कोशिश करती गैस, तो ये इसको पुश करती थी कैनन के बॉल को, तो ये धप करके आगे निकलता। कई किलोमीटर दूर जाता था, 10-12 किलोमीटर दूर। ऐसे पत्थर के गोले रहते थे या कभी लोहे के गोले रहते थे, जैसे सामने वाले की दीवार तोड़ना है, जैसे किले की दीवार तोड़ना है, या वहां पर कई सारे फौजी खड़े हुए हैं, उन पर अटैक करना है ऐसा कि ताकि वो पत्थर का गोला जाएगा और कई सारे फौजियों से लगकर, क्योंकि वो स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी, तो जब जाएगा दर 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 दर, जिसके रास्ते में जितने भी फौजी आएंगे उन सबको मारते हुए चला जाएगा। तो एक बार में कई सारे लोगों को मारना है, तो उस वक्त कैनन का इस्तेमाल करते थे। तो अब ऐसा है, जब इतना हाई प्रेशर जनरेट हो रहा तो इसको अलग अलग मटेरियल को ऐसे लाके चिपका सकते क्या? नहीं, वो तो प्रेशर से फट जाएगा फिर। तो इसको क्या करते थे, एक ही मटेरियल रहता था, ये यूनिफॉर्म एक बॉडी बनाते थे पहले जैसे ये, और उसके अंदर होल ड्रिल करते थे फिर। तो उस वक्त क्या किए, होल ड्रिल कर रहे थे जैसा, तो जो आपके बेंजामिन थॉमसन है, जिनका नाम काउंट रदरफोर्ड भी हम लोग कहते हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्व किया, अरे भाई देख, अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल हीट एक लिक्विड है, अगर मान के चलो मैं हीट क्या है बेटा, लिक्विड है, तो हमको मालूम है अगर ये नीडल बारीक रहेगी, अगर ये नीडल, ये जो रहती है आपकी, ये नीडल बारीक रहेगी तो आसानी से छेद करेगी, और अगर आसानी से छेद करेंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें से क्या निकलेगा बाहर, लिक्विड बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या निकलना चाहिए, हीट निकलना चाहिए। मगर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें से जो हीट निकल रही है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि जो नीडल है वो कितनी पॉइंटेड है या कितनी ब्लंट है। बात समझ रहे हैं ना, कि वो कितनी बारीक है, कितनी नोकीली है या कितनी बट्ठर है, वो उस बात पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं एक स्पीड से घोड़े को दौड़ा रहा हूं, है ना, और ये नीडल एकदम पॉइंटेड है, नीडल कैसी एकदम बेटा पॉइंटेड है, और दूसरी बार में मैं वापस से घोड़ों को उसी स्पीड से दौड़ा रहा हूं, मगर ये नीडल इस बार ब्लंट है, मतलब एकदम नोकीली नहीं है, तो फिर क्या होगा, हम क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं बेटा, हम ये देखते हैं दोनों सिचुएशन में, क्योंकि घोड़े की स्पीड सेम है, हीट जो आपकी निकल रही है वो दोनों भी सिचुएशन में क्या है, सेम निकलती है। बात समझ में आ रही क्या? अगर ये हीट अगर एक किस्म की लिक्विड होती, अगर हीट एक किस्म की क्या होती बेटा, लिक्विड होती, तो तुमको नहीं लगता जब नीडल आपका बारीक था, एकदम पॉइंटेड था, तब तो ज्यादा हीट निकलने के काबिल था, ज्यादा लिक्विड बाहर निकलना चाहिए था, जल्दी से गड्ढा हो जा रहा था, है ना। मगर हमने देखा कि हीट इस बात पे डिपेंड करती ही नहीं। तो सवाल हुआ फिर किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है घोड़ों की स्पीड पर। अगर घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं, दर 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 दर, है ना, तो आप देखते हैं ज्यादा हीट निकल रही, इतनी हीट निकल रही है तो पानी डालो, पानी उबलना चालू हो जाएगा, इतनी हीट निकल रही है वहां पर, है ना, इनफ टू बॉयल अ वाटर, एनसीईआरटी का सेंटेंस है जो कहा जाएगा। तो भैया ये एक्चुअली डिपेंड करता है घोड़ों की स्पीड। स्पीड बोले तो क्या, वर्क डन, है ना, घोड़ा जितना वर्क करेगा गोल गोल घूमने में, इसको रोटेट करने में, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो इसमें से एक कंक्लूजन निकाला गया कि आप जो हीट को एक लिक्विड मान के चल रहे हो, ये तो बहुत ही बेकार बात है। हीट एक लिक्विड, कैलोरिक नाम की कोई लिक्विड है नहीं, ये सिंपली क्या है, आपका एक फॉर्म ऑफ वर्क है। आई बात समझ में? फिर वो आगे की बात है कि उन्होंने देखा 1 ग्राम के पानी का सेल्सियस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लग रही है, तो जितनी भी हीट लग रही है उसको फिर उन्होंने नाम दे दिया 1 कैलोरी, है ना। उस वक्त जो है हीट के लिए क्या चलता है, सबसे ज्यादा जो चलता है हीट के लिए कैलोरी चलता है, अभी भी, है ना। आप जब जनरली सपोज करो कुछ खाते पीते हैं, हमने इतनी कैलोरी खाए, है ना, आप एक्सरसाइज करते, बॉडी गर्म होती है, हीट करती है ना, हम बोलते इतनी कैलोरी हमने बर्न की। तो जब भी हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मगर ज्यादातर हम हीट को क्या में स्टडी करते हैं, कैलोरीज में स्टडी करते हैं। आगे बात समझ में? ओके, तो ऐसा है कि हमने देखा, अच्छा ठीक है, हमको ये समझ में आ गया क्लासिकल व्यू ऑफ हीट क्या था। ये मान के चलते थे कि लिक्विड है और जो इसका कैलोरिक है, जो बॉडी के पोर्स में होता है, मगर आपको अब समझ में आता है कि गलत बात है। बेंजामिन थॉमसन, काउंट रदरफोर्ड को कहा जाता है, 1798 में उन्होंने ये बात साबित की कि अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो पॉइंटेड नीडल से ज्यादा हीट निकलना चाहिए थी, मगर पॉइंटेड नीडल से कोई ज्यादा हीट निकली नहीं, उतनी हीट निकली थी। हाँ, ज्यादा हीट किस पे डिपेंड कर रही थी, घोड़ों के जो हॉर्स जो वर्क डन कर रहे हैं उस बात पे ज्यादा हीट नहीं कर रही। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमारा क्लासिकल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट था। अच्छा ठीक है, चलो अब आगे फिर हम लोग देखेंगे कि ठीक है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है,
तो इसमें जैसा कहा गया है डेफिनेशन इसका, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट विल कंसिस्ट ऑफ, हाँ, दैट डील्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the concept of heat from a temperature and their interconversion of heat into different forms of energy, different forms of energy। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ने कहा कि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम किस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे डिटेल में हीट क्या है, टेम्परेचर उससे कैसा रिलेट करता है, साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये मेन पार्ट है कि हीट को अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हमारा मेन स्टडी है। और ये कहा जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस, मैक्रोस्कोपिक साइंस, नॉट अ माइक्रोस्कोपिक साइंस। मैक्रो में और माइक्रो में क्या फर्क होता है? मैक्रो में बोले तो बल्क में देखा जाता है, मैं बोलूंगा अभी चलो ठीक है, मैं मैक्रो में देखूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स की क्या अभी रिक्वायरमेंट है ना, वो बोल रहे हैं कि सर गर्मी बहुत हो रही है, एसी लगवा। तो ये मैक्रोस्कोपिक रिक्वायरमेंट हो जा रहा है ना। अब माइक्रोस्कोपिक रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलरली इस पे बोलूंगा ठीक है, शायद तुम्हारे को क्या इश्यूज है ना, अभी एक पर्टिकुलर पे अपन फोकस कर रहे हैं तो ये बोलेंगे अपन ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फोकस हो जा रहा है ना। तो मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, एक बल्क में आप कोई चीज को देखते हैं, ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट पे, पूरे सिस्टम पे क्या असर हो रहा है। अब माइक्रोस्कोप बोले तो एक इंडिविजुअल है ना। और जैसा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम बोले तो क्या होता है कि भाई जो गैसेस का चैम्बर है वो कौन से मॉलिक्यूल से बना है, उसमें ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल बारीकी से एक चीज को देखना वो हो जा रहा है। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स में इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हमारा मेजरली, मैं बोल रहा हूं मेजरली जो फोकस है आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। मतलब हम क्या देखते हैं कि सिस्टम का प्रेशर क्या है, अब सिस्टम क्या होता है वो क्या सब देखेंगे, सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, हमारा मेनली इन बातों पे फोकस होता है ना। सिस्टम की डेंसिटी क्या है, सिस्टम का मास क्या है, ओके, तो ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है, तो ये चीजों पे हमारा फोकस होता है। मैं जब भी देखो बार बार जब बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड सिस्टम है ना, सिस्टम हिला डालेंगे अपन, तो वैसी सिस्टम है ना, डेंसिटी, सिस्टम का मास, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम का वॉल्यूम, सिस्टम का टेम्परेचर। मतलब मैं किसी एक की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं पूरे सिस्टम की, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये मैक्रोस्कोपिक साइंस है, इट डज नॉट डील विद द कहा जाएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, कि मैकेनिक्स में और थर्मोडायनेमिक्स में फर्क क्या है। अरे वो सिंपली मैकेनिक्स बोले तो कहां से स्टार्ट होता, अपन यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं, है ना, वो तो शायद बेसिक लेवल पे आता, वो तो नहीं भी माने चलता, ठीक है, मगर वहां से स्टार्ट करके उसमें वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज भी आ जा रहा है, वहां से जो शुरू कर रहे हैं अपन, जो जा रहे अपना इवन ये भी कह सकते हैं अपन कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड तक, ये बल्कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तक, ये पूरा जो पार्ट है आपका मेजरली मैकेनिक्स है। इसमें एकदम मेजर अगर पार्ट बोला जाए तो आपने जो 1D 2D लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये सब पढ़े ना, उसमें क्या पढ़े, मोशन कैसे होगा, है ना, उसके लिए क्या कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, है ना, मोशन होने पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आपने देखा होगा कि 1D और 2D में क्या पढ़े आपने, मोशन कैसा होता है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड है, कब कहां कैसे पहुंचोगे पैसा, इस बारे में। आप लॉज ऑफ मोशन में आपने क्या पढ़े, कॉज ऑफ मोशन, किस वजह से मोशन हो रहा है, फोर्स के वजह से। तो आपके थर्ड उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, वर्क एनर्जी एंड पावर, इफेक्ट ऑफ मोशन, मोशन की वजह से क्या हुआ, वर्क हुआ, एनर्जी निकली, एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, ये सब चीजों के बारे में पढ़े। तो ये पूरा मेजर पोर्शन मैकेनिक्स है ना। इवन अपन ने जो फ्लूइड का पढ़े वो भी मैकेनिक्स से है, आप बोलते हैं ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अगेन मैकेनिक्स की पोर्शन है वो भी, है ना।
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हालांकि ये रीजन थोड़ा अलग हो जाता है, हीट का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, मगर थोड़ा बहुत उसको भी मैकेनिक्स में अपन काउंट कर सकते हैं। एक्सपांशन जैसे थर्मल एक्सपांशन, उसको मैकेनिक्स के पार्ट में ले सकते हैं अपन, है ना, भले कैलोरीमेट्री को ना ले पाए मगर ये थर्मल एक्सपांशन को अपन मैकेनिक्स में ले सकते हैं। तो खैर हम लोग ने कहा कि मैकेनिक्स में आप जनरली मोशन से कंसिडर करते हैं, बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। हम ये स्टडी करते हैं कि हीट को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक एनर्जी, एक हीट को किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट को किस तरह से वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, हम इस बात पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था एज पर द एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। ठीक है, अब एक काम करो, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट पूरा पढ़ लो जब तक मैं बोर्ड को रेडी करता हूं अगले टॉपिक के लिए। अब देखो बेटा, हम लोग आ रहे हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दो अलग अलग चीजें। कई बार बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, लिख देते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, या पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और लिख देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बोले सर दोनों में थर्म थर्म आता ना, तो बोले एक ही बात होगी, नहीं बेटा बहुत डिफरेंट बात हो जाती है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम अगर मैं अभी आपसे पूछूं तो शायद आप मुझे इसका जवाब देंगे कि सर जहां पर टेम्परेचर सेम होता है या कांस्टेंट होता है दो सिस्टम, अगर हम बोलते हैं टेम्परेचर सेम होता है तो उस वक्त उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। मगर नहीं, ये उस वक्त की बात चल रही है जब टेम्परेचर को कोई जानता भी नहीं था। टेम्परेचर क्या चीज है इसके बारे में कोई मालूमात थी नहीं, ये उस वक्त की बात चल रही है। अब जब इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में कोई मालूम, उसको बोलना शहरी खत्म हो गई, उठ जा। हाँ, तो अब ऐसा ही उस वक्त की बात चल रही है कि जब वहां पर आपको टेम्परेचर के बारे में कोई नहीं जानता था। तो थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या चीज, है ना। तो आपके एनसीईआरटी ने इसको कैसे डिफाइन किया है कि व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, a thermodynamic system is said to be in thermal equilibrium if its state variables state variables थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, है ना, इस तरह से बोलते हैं, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, इंटरनल एनर्जी does not change with time, does not change with time in the given thermodynamic system, in the given thermodynamic system। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आया कि सर ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, हम किस चीज को थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। असल में थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है एक कन्फाइंड रीजन होता है ना, जिसमें कुछ मैटर होगा, कुछ गैसेस होंगे, कुछ तो भी एक होगा पर्टिकुलर जो क्या करता है, हीट को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं पानी गर्म कर रहा हूँ एक यूटेंसिल के अंदर, तो मेरे लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हुआ, कंटेनर प्लस वाटर, ये मेरे पास क्या हो जा रहा है, आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया। और उसके आसपास जो मौजूद एनवायरमेंट है, उसके आसपास जो मौजूद सराउंडिंग है, उसको मैं क्या बोलूंगा, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। स्टेट बोर्ड में इसका डेफिनेशन दिया हुआ था असल में, मगर मैं इसमें लिख नहीं पाया, तो एक काम करो, एक नीचे स्पेस होगा, मैं आपको ओरली बोलता हूं और आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डेफिनेशन लिख लो। रेडी? thermodynamic system. A thermodynamic system is a defined region of space. A thermodynamic system is a defined region of space that contains matter and energy
that contains matter and energy and can exchange matter and energy with its surrounding and can exchange matter and energy with its surroundings. तो एक डिफाइंड रीजन ऑफ स्पेस है जिसमें मैटर और एनर्जी होगा और जो सराउंडिंग के साथ अपनी मैटर को या एनर्जी को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसको हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग। आया समझ में कि एक डिफाइंड रीजन, एक रीजन को डिफाइन कर लिया, हाँ भाई ये इसमें मैटर है जो कुछ है ना, या एनर्जी के अंदर जो कैद है ना, तो हम लोग इसको मान के चलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और ये क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज कर सकता है। तो ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम था। तो हमारा ये कहना है कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है। हम किसी सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम तब कहते हैं, है ना, जिसमें देखो टेम्परेचर तो मुझे डालना नहीं चाहिए था, मैंने गलती से डाल दिया, अभी नहीं डालना चाहिए था। हमने कहा कि भाई अगर किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, इंटरनल एनर्जी ये सब वक्त के साथ बदल नहीं रहा। बोले समझा नहीं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, दो सिस्टम ले रहा हूं मैं, देखो भाई, एडियाबैटिक वॉल्व, एडियाबैटिक वॉल्व, कौन सा वॉल्व बेटा, एडियाबैटिक, बोलो कौन सा वॉल्व, एडियाबैटिक वॉल्व। मैंने एक एडियाबैटिक वॉल्व से बना हुआ सिस्टम लिया, या दो सिस्टम लिया मैंने, ये है सिस्टम ए और ये सिस्टम बी। इसमें कुछ गैसेस बंद है, उसमें भी कुछ गैसेस बंद है, ओके। और ये भी एडियाबैटिक वॉल है, ये भी पूरा पार्टीशन उनके बीच में का एडियाबैटिक वॉल है, और बाहर से जो सराउंडिंग से घिरा हुआ वॉल है वो भी एडियाबैटिक है। अच्छा, ये है आपकी इनिशियल सिचुएशन। मैं बोलूंगा यहां का प्रेशर क्या है, पी ए, वॉल्यूम वी ए, मास एम ए, डेंसिटी रो ए, इंटरनल एनर्जी यू ए। यहां का प्रेशर क्या है, पी बी, वॉल्यूम वी बी, एम बी, डेंसिटी रो बी और इंटरनल एनर्जी रो बी वंस अगेन। अब देखो इनका अपना प्रेशर, अपना वॉल्यूम, अपना मास, अपनी डेंसिटी, अपनी इंटरनल एनर्जी है। इसका भी अपना प्रेशर, अपना वॉल्यूम, अपना मास, अपनी डेंसिटी, अपने इंटरनल एनर्जी, अपना अपना वैल्यूज है इसके पास, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं है। अब गौर से सुनना मेरी बात को, है ना। अब ऐसा है, एडियाबैटिक वॉल से घिरा हुआ है। एडियाबैटिक वॉल किसे कहते हैं, ऐसा वॉल जो ना मैटर को अपने आसपास से जाने देगा, अंदर से जाने देगा, ना ही हीट को अपने अंदर से जाने देगा, है ना। एक ऐसा वॉल, मतलब आप ऐसा समझ लो इंसुलेटेड वॉल, यहां से यहां मैटर भी नहीं जा पाएगा, यानी यहां के पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स यहां नहीं जा पाएंगे, और दूसरी बात यहां की गर्माहट यहां पर नहीं जा पाएगी। वेल इंसुलेटेड है ना, ये सराउंडिंग में जा सकते ना आजू बाजू के सिस्टम में जा सकते। अब मैं बोलूंगा अच्छा यहां का प्रेशर, ये सारी बातें फिर बदलेगी क्या, नहीं, हीट असल में अंदर कैद होकर रह गई, हीट असल में अंदर कैद होकर रह गई। और इस वजह से मैं ये देखूंगा कि आप कभी भी झांक कर देखो इसके अंदर, आपको इसका प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी जो चीजें हैं आपको बदलती हुई नजर नहीं आएगी। आपको ये प्रेशर सब 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 अपना जो कांस्टेंट नजर आएगा। सेम नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा, कांस्टेंट नजर आएगा। तो मैं कहूंगा कि ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है, मगर ये अलग अलग है। ये अपनी आजादी से अपना थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये अपनी आजादी से ये अपने थर्मल इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। अब देखो अगली बार क्या होने वाला है। अब अगली बार क्या होगा, सराउंडिंग का वॉल अभी भी एडियाबैटिक है, सराउंडिंग का वॉल अभी भी एडियाबैटिक है। मतलब क्या, ये बाहर किसी से भी हीट एक्सचेंज करने वाला नहीं है। हाँ, मगर बीच का जो वॉल है वो इस बार डायथर्मिक वॉल है ना। ये वाला तो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वॉल है बेटा, मगर ये वाला वॉल क्या है, डायथर्मिक वॉल है ना। अगर आपको याद होगा, आपने रेडिएशन पार्ट जब पढ़ा था तो उसमें मैंने, है ना, ए थर्मिक और ए थर्मस और डायथर्मस में बताया था, है ना। मैंने बोला भी था जोकिंगली कि भाई अथर्मस बोला होगा किसी ने, तो वो समझाऊंगा एक थर्मस दो, है ना। तो डायथर्मस, इसको एडियाबैटिक को एथर्मस भी बोल सकते हैं अपन। तो अब देखो डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक वॉल क्या है, अपने अंदर से मटेरियल को या मैटर को जाने नहीं देगा, मगर हीट को जाने दे सकता है।
जैसे मान लो ये लोहे की दीवार है या पतली स्टील की दीवार है, तो भैया यहाँ के पार्टिकल्स इधर जा सकते क्या? नहीं, गैस पार्टिकल्स इधर से नहीं जा सकते, मगर गर्माहट है ना, ये अगर ज्यादा गर्म है ये ठंडा है तो गर्माहट यहां से यहां जा सकती है। तो इट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर बट इट कैन एक्सचेंज एनर्जी, तो इसको हम लोग कहते हैं डायथर्मिक वॉल। अब होगा क्या, मैंने जैसे ही इनके बीच में का इंसुलेशन हटाया और मैंने देखा अरे ये तो डायथर्मिक वॉल है, अब होगा क्या, हीट का एक्सचेंज। और मैं देखूंगा थोड़ी देर के बाद इनका प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा, ठीक है, वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा, मास भी नहीं बदलेगा, या फिर चलो डेंसिटी, जो भी चीज है डेंसिटी बदल गई। अगर ये मूवेबल होता, अगर ये वॉल मूवेबल होता तो ये भी बदल सकता था, वॉल्यूम भी बदल सकता था। हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो इधर सरक जाता था। तो इमेजिन करो कि मूवेबल वॉल है, तो मान लो ये सारी चीजें बदल गई, मास तो नहीं बदलेगा, डेंसिटी बदल गई, इंटरनल एनर्जी बदल गया, चलो वॉल्यूम बदल गया, मास जैसे मैंने कहा नहीं बदलेगा, उसके लिए मैटर को जाना जरूरी है, डेंसिटी बदल गया, इंटरनल एनर्जी बदल गया। अच्छा ठीक है, पहले से हट गया। अब चलो यहां पर, चलो हम लोग ने देखा कि इंटरनल एनर्जी बदल गया, सब बदल गया, और फिर थोड़ी देर के बाद अब ये वैल्यूज बदलना बंद हो गई है ना, थोड़ी देर के बाद ये बदलना बंद हो गई। अब इसका प्रेशर फिक्स हो गया, इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया, इसका मास वो तो फिक्स था ही, डेंसिटी फिक्स हो गया, इंटरनल एनर्जी फिक्स हो गया। अब ये बदल नहीं रहा। ये कब बदल रहा था? जब हीट का एक्सचेंज चालू था। अब हीट का एक्सचेंज बंद हो गया और ये बदलना बंद हो गया। अब वो बोलता है मैं प्रेशर बदलने की कोई जरूरत नहीं, अब दोनों भाई भाई हो गए, है ना, वॉल्यूम बदलने की जरूरत नहीं, दोनों सेम सेम उसमें आ गए। तो बोले अब बदलने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब मैं बोलूंगा अब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो चुके हैं विथ ईच अदर, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए हैं विथ ईच अदर। देखो मैंने पहले भी वर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम इस्तेमाल किया था, अभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम वर्ड इस्तेमाल किया, मगर मेरा कहने का तरीका देखो, आप स्टेटमेंट को देखो। मैंने कहा कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली, इंडिविजुअली, आइसोलेशन में, है ना। मैं भैया अपना सिस्टम नहीं, मैं अकेला, ये आप जब आप इस पे सिर्फ अकेले इस पे फोकस कर रहे, सिर्फ सिस्टम ए पे फोकस कर रहे, हाँ बोले भैया मेरा ये सब वैल्यूज यही है, बदल रहे क्या? नहीं बदल रहे। क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि बोले मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में हूं, मेरे को जरूरत ही नहीं किसी के साथ कुछ एक्सचेंज करने के लिए, मैं अपना एकदम आजाद हूं। वैसे ये भी है। फिर बाद में क्या हुआ, आपने एडियाबैटिक वॉल हटाए, ये मूवेबल वॉल है मान लो थोड़ी देर के, तो भाई ऐसा हुआ कि ये मूवेबल वॉल है जिसकी वजह से प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इंटरनल एनर्जी दोनों की बदल गई। ये बदलना चालू हो जाएगी, जैसी हवा टाइम बदलना चालू हो जाएगी, मगर एक वक्त के बाद क्या होगा, ये बदलना बंद हो जाएगा। अब जब एक वक्त के बाद ये बदलना बंद हो जाएगा तो हम तब कहेंगे कि अब ये एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। मतलब इसका जो भी प्रॉपर्टीज है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। आई के बाद समझ में बेटा, तो ये होता थर्मल इक्विलिब्रियम में विद ईच अदर। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, अभी हम टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं जानते। आप ऐसा इमेजिन करो, आप पुराने एरा में चले गए, है ना, आप टेम्परेचर के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं टेम्परेचर क्या है, ये उस वक्त की बात चल रही है। तो बोले उस वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे बताया गया होगा सिस्टम को, उन्होंने बताया था ये प्रेशर तो बदल नहीं रहा यार, अब इसका वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा, और यहाँ पर पार्टिकल्स भी एकदम आराम। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है पार्टिकल्स कितनी एनर्जी से घूम रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है ना जो। तो अब बोले यार सब ये दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से घूम रहे हैं, सिस्टम ए का पार्टिकल, सिस्टम बी का पार्टिकल, दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ आ गए। आई बात समझ में? तो ये था कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हमको जाना है इसी से रिलेटेड अगला पार्ट, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मगर वहां जाने से पहले आप ये वाला पार्ट पढ़ लो, मैं जब तक बोर्ड रेडी करता हूं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अब देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में बेसिकली आप 3 लॉस पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अब आपको आया होगा कि ये जीरोथ लॉ क्यों आया, पहला तो फर्स्ट लॉ होना चाहिए ना। असल में इसकी खोज है ना दूसरे लॉस के बाद हुई, फिर बाद में देख के ऐसा लगा यार ये तो बहुत बेसिक बात बोल रहा हूँ, है कि नहीं? आपको लगता है ना ये भैया कि यार ये तो बहुत ही ऐसी बात बोल रहे जो शुरुआत में होना चाहिए था, तुम अब बता रहे, फिर आप कैसा करेंगे? वन तो फर्स्ट लॉ तो किसी और चीज को ऑलरेडी नाम दे चुके अपन, मशहूर हो गई वो चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम्हारा केमिस्ट्री में हुआ क्या थर्मोडायनेमिक्स? नहीं है ना, होगा, कंफ्यूज भी होंगे तुम, है वहां कुछ कही भी बातें और यहाँ की कई भी बातें थोड़ी सी अलग है। तो कई केमिस्ट्री वाले फिर जिद करते नहीं नहीं सर ये ऐसा नहीं ऐसा है,
उधर का अलग है, इधर का अलग, दोनों मिक्स मत करना, है ना। तो खैर हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब पहले आ गए, बाद में इसकी खोज हुई। फिर लगा यार ये तो बात पहले बोलना चाहिए थी अपने को। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने इसको बोले वन से भी पहले क्या डाल सकते हैं, पर बोले जीरो डाल दो। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, बहुत बेसिक सी बात बोलता है यार, बहुत मामूली सी, बहुत बेसिक सी बात बोलता है। इसने कहा इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, है ना, विद सॉरी, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are in thermal equilibrium with each other as well. Also बोलो, as well बोलो, है ना। इसको हम बोल सकते हैं, बोले समझा नहीं कैसे। देखो बहुत आसान सा है। इमेजिन करो कि ये मैं इनिशियल स्टेज लेता हूं, मैं यहां पर तीन सिस्टम्स लूंगा। मैं यहां पर तीन सिस्टम लेता हूं, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। नामकरण ऐसी है ना, चेक कर लो एक बार, एबीसी का, ठीक है। सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी, ये सारे के सारे वॉल्स मान के चलो कि एडियाबैटिक है। सारे के सारे वॉल्स एडियाबैटिक वॉल्स है। नहीं सारे नहीं लेने अपने को, ये वाला डायथर्मिक लेना है, ठीक है। तो ये वाले वॉल और ए और बी का जो बीच का जो पार्टीशन है वो एडियाबैटिक है। गौर से सुना है, ए और बी के बीच का पार्टीशन और आजू बाजू के जो वॉल्स है वो सब एडियाबैटिक है। मगर ये वाला ए और सी के बीच में का वॉल और बी और सी के बीच में का वॉल, है ना, ये आपका जो कहा जाएगा डायथर्मिक वॉल है। ये क्या है, डायथर्मिक वॉल है। अच्छा ठीक है, मतलब इसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ए और सी के बीच में हीट का एक्सचेंज चलेगा और इसी तरह बी और सी के बीच में हीट का एक्सचेंज चलेगा, है ना। अब ऐसा है कि शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, जब ये पूरे के पूरे वॉल्स एडियाबैटिक थे, ए बी सी सब के सब अपने इंडिपेंडेंटली क्या थे, थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। फिर मैंने ए और सी और बी और सी के बीच का वॉल क्या किया, मैंने डायथर्मिक किया। तो उसमें क्या होगा, हीट का एक्सचेंज चालू हो जाएगा, है कि नहीं। और मैं कुछ देर के बाद देखता हूं कि यहां पर इसके जो स्टेट वेरिएबल्स है, मतलब प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, अब दो चीज पकड़ के चलो सर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो बोले ये प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो बदलना स्टार्ट हो गया, है ना। जैसे ही मैंने डायथर्मिक वॉल लगाया, यहां पर क्या हुआ, प्रेशर वॉल्यूम ये सब चीजें जो होती है ये बदलना स्टार्ट हो गई। मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम में है क्या, फिर नहीं, मतलब ठीक है बदलने दो बदलने दो। थोड़ी देर रुक गया मैं, फिर थोड़ी देर के बाद ए और बी और सी सबका जो प्रेशर वॉल्यूम ये सब जो बदल रहा था वो बदलना बंद हो गया, बदलना बंद हो गया, स्टेट वेरिएबल्स इसके बदलना बंद हो गए। अब अगर स्टेट वेरिएबल्स उसके बदलना बंद हो गए तो मैं अब क्या बोलूंगा, ये कहां पर आ चुके हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। मगर कौन किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है, बी और सी ये भी आपस में इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है और आपका बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और इसी वजह से ये आप एक दूसरे के साथ कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रहे, हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे। और अब मैं कहूंगा इसीलिए यहां पर प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज बदलना बंद हो गई। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं एक काड़ी करके देखता हूं। बोले काड़ी कैसी, मैं चेंज करके देखता हूं। बोले कुछ क्या चेंज करके देख रहे हैं आप, देखो अब मैंने क्या किया बेटा, देखो गौर से देखना, अब गौर से देखो। अब मैंने क्या किया, वॉल्स को एक्सचेंज कर डाला। यहां कौन सी वॉल थी, डायथर्मिक, यहां क्या थी, एडियाबैटिक। अब मैंने यहां लगाया एडियाबैटिक, सॉरी डायथर्मिक वॉल, यहां आ गया आपका डायथर्मिक वॉल, और यहां अब आपके पास आ गया है
एडियाबैटिक वॉल, ये आ गया एडियाबैटिक वॉल, और सराउंडिंग में भी एडियाबैटिक वॉल है। अब ये देखो, ये हो गई डायथर्मिक वॉल, ये हो गई एडियाबैटिक वॉल। अब क्योंकि यहां एडियाबैटिक वॉल आ गई, तो मुझे मालूम है अब ए और सी के बीच में कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बी और सी के बीच में कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब ए और सी में हो पाएगा कुछ एक्सचेंज नहीं, वैसे भी वो इक्विलिब्रियम में आ चुके थे, मगर फिर भी तुमने पार्टीशन लगा दिए, तो हमको मालूम है अगर ए में बदलाव आ रहा है तो वो सिर्फ किसके कारण आएगा? बी के कारण, सी के कारण अभी आ ही नहीं सकता, है ना। इस बार ए में जो बदलाव आ रहा था वो किसके कारण आ रहा था? सी के कारण। बी में जो बदलाव आ रहा था किसके कारण आ रहा था? सी के कारण। मगर अब अगर कोई बदलाव आया, अगर आया, मैं ये नहीं बोल रहा आ गया, मैंने क्या बोला? अगर आया ए में कोई बदलाव तो किसके कारण आएगा? बी के, और बी में कोई बदलाव आया तो ए के। तो मैंने क्या देखा कि मैंने जैसे डायथर्मिक वॉल निकाला, अब मैं देखता हूं बदलाव आता है क्या, है ना। मैं रुक रहा, इंतजार कर रहा, कोई बदलाव आ ही नहीं रहा। इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा, इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा। अरे ले आफत, चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा यहां पर चेंज? क्योंकि बोले ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे मैंने तो इन दोनों को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाया था, ये कब आ गए? अरे हम बोलेंगे देखो अब ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, है ना। अरे सिंपल सी बात है, इफ ए इक्वल्स टू बी, है ना, ए इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, दैट इंप्लाइज आपका ए इक्वल्स टू बी। छोटी सी बात, अगर ए सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और बी भी आपस में बराबर है। अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बस वही बात तो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। दो लोग किसी तीसरे इंसान के भाई है, तो वो आपस में भी भाई भाई है। एक सीधी सी बात जो है वो बताया उसने। और देखो फिर यहां बोला गया ये ऐसा क्या सीन हुआ था यहां पे कि यहां पर ये हीट का एक्सचेंज बंद हो गया था। साइंटिस्ट लोगों ने सोचे ऐसा क्या चीज था, है ना, कि जिसकी वजह से हीट का एक्सचेंज बंद हो गया था। तो वहां पर एक नोटेशन आया टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर सेम हो चुका था, यहां टेम्परेचर सेम हो चुका था, इसीलिए हीट का एक्सचेंज बंद हो गया था। आई बात समझ में आपको? टेम्परेचर सेम होने की वजह से वहां पैदा हुआ ये वर्ड टेम्परेचर, कि भैया ए और बी का टेम्परेचर, ए और सी का टेम्परेचर सेम हो गया था, बी और सी का टेम्परेचर सेम हो गया था, है ना। अब मैं यहां कह सकता कि टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी, देन आई कैन से दैट टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, है ना। तो यहां से हमें पता चला कि वो टर्मिनोलॉजी, जो चीज सेम होने की वजह से हीट का एक्सचेंज बंद हो गया था, वो टर्मिनोलॉजी का नाम क्या दिया गया? टेम्परेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है टेम्परेचर की खोज, क्योंकि टेम्परेचर की खोज से हमें ये पता चलता है, अगर हमें मालूम है कि दो बॉडीज है, एक हायर टेम्परेचर पे, एक लोअर टेम्परेचर पे, तो हीट कहां से कहां होने वाले? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताता है। तो हम लोग बोलते हैं किसी की अगर हॉटनेस ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर पे, किसी में कम है तो हम लोग क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर पे। आई बात समझ में आपको ये पॉइंट, है ना। तो दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलिए अब फटाफट उसको रीड कर लीजिए। अगले टॉपिक बाकी के कल देखेंगे।